18वीं लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हो चुकी है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जहां एक और किसान, शिक्षा, गरीब, आदिवासी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर बात की, तो वहीं दूसरी ओर कुंभ हादसे पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वास्तव में ये राष्ट्रपति का अभिभाषण क्यों अनिवार्य होता है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसका महत्व क्या है। इन सभी पक्षों को आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की राष्ट्रपति के अभिभाषण शीर्षक के अंतर्गत। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में स्वागत है आपका। सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में आज की हमारी चर्चा के वो बिंदु कौन से होंगे। तो बात हमने खबर की कि खबर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा बजट सत्र की जो शुरुआत होती है वो अभिभाषण के माध्यम से होती है। इसी वजह से ये चर्चा में आया है। इस पक्ष को लेकर हम आपके सामने आए हैं और समझेंगे किस राष्ट्रपति के अभिभाषण के इतिहास को कहां से देखा जा सकता है, कहां से इसकी ऐतिहासिकता जाती है, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है उसको भी हम एक नजर डालेंगे, प्रक्रिया और परंपरा क्या है इस पर नजर डालने के साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इस बात को समझेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न पर आएंगे। हमेशा की तरह उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि 18वीं लोकसभा की जो शुरुआत है वो बजट सत्र के साथ हुई है और इसमें शुरुआत में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है। ये अभिभाषण जो था 59 मिनट का था। 59 मिनट का संबोधन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में इन्होंने विभिन्न पक्षों पर अपनी बात रखी और कुंभ हादसे पर अपना दुख भी व्यक्त किया। ऐसे में अब हम बात करेंगे कि वास्तव में ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या लक्ष्य है। तो दरअसल ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण है, अगर इसकी बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 87 में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी और बेसिकली इस अभिभाषण के माध्यम से जो ये अभिभाषण होता है वो परिलक्षण होता है किस बात का कि ये सरकार की नीतियों, योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं को प्रदर्शित करता है, प्रस्तुत करता है और उसके एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में हम इस अभिभाषण को देखते हैं। आगामी वर्ष के लिए क्या वो नीतिगत फैसले होंगे, क्या वो नीतिगत परिवर्तन होंगे, योजनाएं, वो लक्ष्य क्या होंगे, इन सारी बातों को इस भाषण के माध्यम से रेखांकित किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि संसद के नए सत्र की एक औपचारिक शुरुआत के तौर पर भी इसको देखा जाता है और इसकी ऐतिहासिकता पर भी बात करेंगे। वास्तव में इसकी ऐतिहासिकता को अगर हम देखें तो 16वीं सदी में यूके में इसकी ऐतिहासिकता को ढूंढा जा सकता है। 1790 में जॉर्ज वाशिंगटन के थ्रू इसको अमेरिका में भी देख सकते हैं और भारत में 1919 के जो अधिनियम है उसमें भी इसको देखा जा सकता है। हालांकि गणतंत्र दिवस के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद फिर इसको औपचारिक रूप से 31 जनवरी की वो तिथि थी 1950 में, जब राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अभिभाषण की परंपरा देखने को मिलती है। तो देखिए ये इसका एक लब्बो-लुबाब था। इस पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो क्या है राष्ट्रपति के अभिभाषण का इतिहास। देखिए 16वीं शताब्दी में आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में वहां के जो सम्राट थे वो संसद को संबोधित करने की वहां एक परंपरा थी, वहां इसकी ऐतिहासिकता जाती है। राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे जॉर्ज वाशिंगटन देखेंगे आप 1790 में, तो पहली बार उन्होंने कांग्रेस को संबोधित किया। भारत में अगर इसके विकास की बात करें तो 1919 में भारत सरकार अधिनियम के लागू होने के बाद यह स्थापित हुई परंपरा। हालांकि आप देखेंगे जो 1947 से 1950 का जो टाइम है यहां पर यह परंपरा, इसमें ब्रेक दिखाई देता है, यहां पर किसी प्रकार का संबोधन दिखाई नहीं पड़ता है। उसके बाद आप संविधान लागू होने के बाद देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा 31 जनवरी 1950 को पहली बार लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित किया गया था संयुक्त रूप से। तो यहां से ये परंपरा दिखती है। आगे हम बात करेंगे इसके संविधान में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में और आईएसजीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम का 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और इंग्लिश मीडियम का 17 फरवरी शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। जयपुर में बात करें तो आईएसजीएस फाउंडेशन के नए बैच के संबंध में सूचना है 19 फरवरी से 8 बजे सुबह, 24 फरवरी 11 बजे और 24 मार्च को 5:30 बजे शाम से नए बैच की शुरुआत हो रही है। क्या है संवैधानिक प्रावधान, इस पर बात कर लेते हैं। तो संविधान में जब बात की जाएगी तो आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, उस संयुक्त बैठक को आहूत करने के साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रावधान को
यहां पर दिया गया है। अब देखिए यहां पर अगर अनुच्छेद 87 की बात करें तो दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है कि राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र जो होगा उसकी शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। पहली कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में, तो देखिए एक तो चुनाव, जब भी आम चुनाव होगा तो चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा उसको संबोधित करेंगे राष्ट्रपति, वहां पर संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। और दूसरी कंडीशन होगी जब भी हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा, आप जानते हैं कि पहला सत्र क्या होता है, बजट सत्र होता है, उसके बाद आपका मानसून होगा और उसके बाद शीतकालीन सत्र होगा। तो पहला सत्र जो होता है बजट सत्र, उसकी शुरुआत में भी राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष में उसको अपने अभिभाषण के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं, एक औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम है 1951, उसके द्वारा अनुच्छेद 87 को संशोधित किया गया था और उसी संशोधन के बाद आपको यह स्थिति, दो कंडीशन दिखाई देती है। उस संशोधन में एक शब्द था जो कि प्रत्येक सत्र था पहले, तो अगर प्रत्येक सत्र होता तो बजट, मानसून सत्र भी होता, शीतकालीन सत्र भी होता, सबके शुरुआत में यह प्रथा प्रचलित होती। लेकिन यहां से इसमें संशोधन किया गया और प्रत्येक सत्र जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया और उसकी जगह जो व्यवस्था आई वो क्या आई, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जो प्रथम सत्र होगा वहां और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ पर, जो कि उपर्युक्त दोनों कंडीशन आपको बताई गई वर्तमान में, यही दो स्थितियां हैं जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण को अनुच्छेद 87 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो संविधान में जो संयुक्त बैठक जिसकी बात अभी की जा रही है, संयुक्त बैठक की अगर बात करें तो भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त बैठक भी दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है इसके तहत, और दूसरी कंडीशन होती है अनुच्छेद 108 के तहत, जिसके अंतर्गत अगर किसी प्रकार का संवैधानिक गतिरोध दिखाई देता है, विधायी गतिरोध दिखाई देता है, तो उसके संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति सरकार को यहां पर नीतिगत प्राथमिकताओं और साथ ही साथ विधायी एजेंडे को रेखांकित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि ये दो कंडीशन होती है, तो नए चुनाव के बाद पहले सत्र का प्रारंभ होगा वहां पर, और दूसरा है जो किसी भी हर वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसके प्रारंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। ये दो व्यवस्थाएं आर्टिकल 87 में की गई है। अब क्या प्रक्रिया और परंपरा रही है, तो देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल, दोनों की कंडीशन में, राज्य के कंडीशन में देखेंगे तो राज्यपाल और देश के कंडीशन में देखेंगे तो राष्ट्रपति। यहां पर उनके अभिभाषण के लिए कोई निर्धारित इसका फॉर्मेट नहीं है, कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है, लेकिन संविधान में यह जरूर कहा गया है कि राष्ट्रपति, हम राष्ट्रपति के संदर्भ में फिलहाल बात कर रहे हैं, यही चीज आप राज्यपाल के संबंध में भी समझ सकते हैं। यह कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं वो संसद को सम्मन के कारण के बारे में सूचित करेंगे। सम्मन का मतलब कि वो बैठक क्यों आहूत कर रहे हैं, ये कारण उनको बताना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति का भाषण मुख्य रूप से जो आगामी वर्ष में सरकार की क्या वो प्रमुख नीतियां होंगी, उन नीतियों पर प्रकाश डालेंगे, क्या वो निर्णय हो सकते हैं, क्या सार्वजनिक घोषणाएं हो सकती हैं, और इन सब के आधार पर हम एक शब्द में कहें तो आगामी वर्ष में सरकार का क्या दृष्टिकोण होगा, इसको व्यक्त करने के एक मंच के रूप में देखा जाता है। तो सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं, योजनाओं पर प्रकाश डाला जाता है इस अभिभाषण के माध्यम से, और सरकार के एजेंडे और दिशा का एक व्यापक खाका प्रदान करता है ये पूरा का पूरा इनका अभिभाषण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदन क्या करते हैं, राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने हेतु एक प्रस्ताव भी पेश करते हैं, जिसको हम धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठता है कि इसका महत्व क्या है, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, इसके महत्व की बात करें, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण को संसदीय कैलेंडर में सबसे महत्वपूर्ण अवसरों में से एक माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वर्ष का एकमात्र यह अवसर होता है जब संपूर्ण संसद, मतलब दोनों सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन के सभी सदस्य जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के लिए जो नीतिगत और विधायी घोषणाएं होती हैं उसके लिए एक मंच देता है, उसके लिए एक मंच प्रदान करता है। अब देखिए नीतिगत घोषणा क्या है, तो अगले मान लीजिए 5 वर्षों में हमारे गांव में बिजली, हर गांव में बिजली पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है, तो ये कैसी घोषणा होगी, नीतिगत घोषणा होगी कि सरकार की पॉलिसी है कि वो अगले 5 वर्षों में हर गांव में बिजली पहुंचाना चाहती है। तो बेसिकली जो नीतिगत घोषणाएं होती हैं वो सरकार के विकास और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित होती हैं। इसी प्रकार जो विधायी घोषणा होती है वो क्या होती है, मान लीजिए सरकार ने ये घोषणा की कि हम किसी विशेष विषय पर हम कोई कानून लेके आना चाहते हैं, कोई विधायी व्यवस्था बनाना चाहते हैं,
तो ये विधायी घोषणा होगी। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि इस अभिभाषण के माध्यम से ही ये बताया कि हम डेटा सुरक्षा और गोपनीयता पर कानून लेकर आ रहे हैं, तो ये कैसी घोषणा होगी? विधायी घोषणा होगी। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो इस प्रकार की नीतिगत या विधायी घोषणाओं का परिलक्षण होता है, और उसके आधार पर यह बात समझ में आती है कि आगामी वर्ष में जो सरकार की नीतियां होंगी, जो निर्णय होंगे, जो सार्वजनिक घोषणाएं होंगी, उनका समग्र मूल्यांकन करते हुए लोग ये जान पाते हैं कि क्या दृष्टिकोण अपनाएगी इस वर्ष में सरकार। तो ये बेसिकली इसका महत्व होता है। इस तरह से आप इसके महत्व को भी समझ सकते हैं। और भाषण के पाठ से विचलन, इसका मतलब यह हुआ कि जो भाषण होता है, क्या जरूरी है कि राष्ट्रपति बाध्य है उस भाषण को देने के लिए? तो देखिए इसके संबंध में समझ लीजिए। और क्या उस भाषण से जो कि उसको बोलना है राष्ट्रपति को, उससे उनका विचलन हो सकता है? उसके अलावा वो कोई बात बोल सकते हैं? राष्ट्रपति या राज्यपाल, दोनों के लिए बात कही जा रही है। तो देखिए राष्ट्रपति या राज्यपाल विधायिका को अभिभाषण देने के संवैधानिक कर्तव्य को निभाने से इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ये नहीं कह सकते हैं कि हम अपना अभिभाषण नहीं देंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो विषय वस्तु उन्हें प्रस्तुत करनी है उससे हट के वो बातें वहां पर बोल दे, अर्थात सरकार का जो पक्ष रखना है उसके अलावा वो कोई अन्य बात बोल दें, ऐसा हो सकता है। हालांकि ऐसा राष्ट्रपति के संदर्भ में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो देखिए ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वो सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के पाठ से अलग हट जाएं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने का अभी तक कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। लेकिन अगर राज्यपाल के संदर्भ में बात करें तो देखिए राज्यपाल के संदर्भ में ऐसी स्थिति देखने में आई है कि राज्यपाल, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर आप देखिए तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी थे, उन्होंने विधानसभा में पढ़े गए जो अपने उनके द्वारा भाषण थे उसकी जो विषय वस्तु थी उसमें कुछ बदलाव देखने को मिले थे। तो ये राज्यपाल के केस में तो देखा गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल राष्ट्रपति के केस में इस प्रकार की कोई बात देखने में नहीं आई है। तो ये फिलहाल इस भाषण से विचलन के मामले में भी ये प्रमुख बातें थी। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न है PYQ के इंपॉर्टेंस को देखते हुए। इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप जरूर दें कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी आपके लिए प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो अभ्यास प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? विकल्प आपके सामने है, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 87 या अनुच्छेद 88। इनमें से आपको सही जवाब का चुनाव करना है। और मुख्य परीक्षा के लिहाज से एक प्रश्न है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को भारतीय संसद में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? इस अभिभाषण का महत्व और उद्देश्य क्या है? इस पर प्रकाश डालिए। तो उम्मीद है आप इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम हैं। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।